वो जो वक्त से कहीं आगे का सोचता है, वो जिसकी रफ्तार ना तो बहुत धीमी है, ना तो इतनी तेज कि आसपास की चीजें टूट जाएं, वो जिस पर मैं कभी संदेह नहीं कर सकता, वो जिसके अनुभवी हाथों में मेरा भारत आगे सुरक्षित रहेगा। जवाहर, जी हाँ, जवाहर ही होगा इस भारत का पहला प्रधानमंत्री। 1946 के आसपास जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और जब भारत आजाद होने की कड़ी से कुछ ही पल दूर था, तब सब ने पूछा भारत का पहला प्रधानमंत्री आखिर होगा कौन। और तभी हाथ में लाठी लेके अंग्रेजों को 7 समंदर पार ब्रिटेन का चेहरा वापस दिखाने वाले महात्मा गांधी ने इस सवाल का जवाब दिया था। जवाहर, जी हाँ, जवाहर ही होगा इस भारत का पहला प्रधानमंत्री। पर महात्मा गांधी का ये फैसला कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को कुछ खास पसंद नहीं आया था। दरअसल 29 अप्रैल 1946 की तारीख हुई। इस दिन मीटिंग में तय होना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष और भारत का पहला प्रधानमंत्री आगे चलकर कौन बनेगा, और इस कमेटी ने सरदार पटेल को चुना था। इसी इलेक्शन में नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिले थे, पर गांधी जी ने फिर भी उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट और देश का पहला प्रधानमंत्री चुन लिया था। और बस यहीं से नेहरू आम जनता और आज इंटरनेट के सवालों के कटघरे में खड़े हो गए। नेहरू को पटेल की विरासत गांधी जी की खैरात में मिली है। नेहरू नहीं, पटेल थे फ्री इंडिया के पहले पीएम। कटघरे में खड़े नेहरू पर सवालों का सिलसिला एक बार जो शुरू हुआ, फिर कभी नहीं रुका। लंदन से पढ़ लिख कर भारत वापस आए नेहरू ब्रिटिश रहन सहन को अपना चुके थे, पर जब लासी नेहरू ने भारत में महात्मा गांधी को डंडे के सहारे अंग्रेजों से लड़ते देखा तो वो उनके कायल हो गए और आजादी की इस लड़ाई में उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने अपना अंग्रेजी पहनावा उतार फेंका और साधारण सा कुर्ता पैजामा पहन लिया। स्वदेशी का महत्व समझकर गांधी के साथ बैठकर चरखा भी चलाया। आजादी की राह में कई बार जेल भी गए और कई किलोमीटर नंगे पैर पैदल भी चले। गांधी के खिलाफ जाकर पूर्ण स्वराज की मांग भी की और 15 अगस्त 1947 को लाल किले से तिरंगा भी फहराया। पर भारत को आजादी के साथ ही आई बंटवारे की कड़वी सच्चाई भी मिली थी और इस बार फिर कटघरे में थे नेहरू। अगर नेहरू जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने देते तो आज देश के 2 टुकड़े नहीं होते। बंटवारे के साथ आया सिंध और कश्मीर पर विवाद। 70 साल पहले अगर नेहरू की जगह पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान के पास नहीं होता। हम सब नेहरू की गलती की सजा आज तक भुगत रहे हैं, आज तक। नेहरू तो वो भी नाइजर थे। उन्होंने एडविना माउंटबेटन के प्यार में पड़कर भारत के भविष्य को अंग्रेजों के हाथों में गिरवी रख दिया था। और ऐसे ही नेहरू पे उठते सवालों का स्तर नीचे गिरता चला जाता है। अब तो लोग हर चीज के लिए नेहरू को ही दोषी मानते हैं। कश्मीर आज आतंकियों की आग से जल रहा है, गलती जवाहर की है। पाकिस्तान का मनोबल 7वें आसमान पर है, गलती जवाहर की है। भारत से सिंध बंटकर अलग हो गया, गलती जवाहर की है। बेरोजगारी है, गलती जवाहर की है। गरीबी है, गलती जवाहर की है। चीन से टकराव है, गलती जवाहर की है। पर क्या जवाहर के पास इसका कोई जवाब है? जवाहरलाल नेहरू तो हमारे साथ नहीं है इन सवालों के जवाब देने के लिए, पर उनकी लिखी बातें, दिए इंटरव्यूज और उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों की बातें तो हैं। नेहरू की असफलताएं भी किसी और नेता की तरह गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन हम नेहरू का इस देश में महान योगदान नहीं भूल सकते। आइए जानें नेहरू के सारे कंट्रोवर्शियल किस्सों का सच। चौदह अगस्त 1947 रात ठीक 11:55 पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत हुई। पूरे संसद भवन में नेहरू की आवाज आजादी की गूंज बनकर फैल गई।
Long years ago, we made a tryst with destiny. बहुत साल पहले हमने नियति से एक खूबसूरत वादा किया था। आज वो समय आ चुका है जब हम उस वादे को निभाएं। आधी रात के वक्त जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, भारत आजादी की सांस ले रहा है। नेहरू की आवाज क्या गूंजी। संसद भवन में बैठे नेताओं ने टेबल को थपथपाना शुरू कर दिया। टेबल पर हाथों की इस गूंज ने संसद भवन की रौनक बढ़ा दी। तो बाहर बादल भी भारत की आजादी का जश्न मनाने से पीछे नहीं रहे। बादल कुछ ऐसे बरसे जैसे अपनी खुशी का इजहार कर रहे हों। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के इस भाषण को सुनने संसद भवन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी। वहां खड़े मशहूर लेखक खुशवंत सिंह भी रो रहे थे। पास ही खड़े एक रेफ्यूजी से उन्होंने कहा, मेरा सब कुछ पाकिस्तान में रह गया, लेकिन फिर भी मैं भारत की आजादी का जश्न मना रहा हूं। ऐसा उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब नजरें नेहरू जी पर टिकी हैं कि वो भारत को कैसे आगे लेकर जाएंगे। नेहरू की आवाज एक बार फिर गूंजी और उनकी इस आवाज ने खुशवंत सिंह के साथ दूसरे रेफ्यूजीज का ध्यान भी उनकी ओर किया। बंटवारे को याद करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, हमारे ध्यान में वो भाई और बहन भी हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे दूर हो चुके हैं। आजादी का ये जश्न हमारे साथ नहीं मना सकते, लेकिन वो लोग हमारे हिस्से हैं और हमेशा हमारे हिस्से ही रहेंगे। ये पल एक ऐतिहासिक पल था। संसद के अंदर बैठे एंग्लो इंडियन पॉलिटिशियन फ्रैंक एंथनी ने दौड़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गले लगा लिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने गौर किया कि पंडित नेहरू की आंखों में खुशी के साथ साथ गम के आंसू भी हैं। कारण पूछने पर पंडित नेहरू ने कहा, इंदिरा, तुम्हें याद है इस भाषण से पहले जब हम आनंद भवन में रात का डिनर कर रहे थे, तब फोन की घंटी बजी थी। वो फोन लाहौर से आया था। फोन पर सामने वाले ने बताया कि मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की आग लाहौर को भी लपेट चुकी। हिंदू और सिखों पर वहां तलवारें चल रही। इंदिरा से बात कर रहे नेहरू की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। इंदिरा गांधी ने अपने पिता को समझाते हुए कहा, भारत की आजादी के जश्न के साथ बहुत सी चुनौतियां भी लेकर आई है, पर आपको इस वक्त उन चुनौतियों के बजाय कल के समारोह की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह कल की सुबह पर टिकी हुई है। नेहरू इंदिरा की बातों पर हामी भरते हुए संसद भवन से वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा शंखनाद से पूरा भारत गूंज उठा था। भारत के हर घर में दिवाली की तरह दिए जल रहे थे। भारत की ज्योग्राफी तो बदली ही, साथ ही हिस्ट्री भी बदल चुकी थी। 200 साल बाद भारत आजाद हुआ था। पूरी रात कोई नहीं सोया था। भारत में जागती हुई रात ने करवट बदली और 15 अगस्त 1947 की सुबह सबके सामने थी। दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लॉर्ड माउंटबैटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ प्रिंसेस पार्क पहुंच चुके थे। उन्होंने भीड़ को देखकर नेहरू से कहा, हमें तो सिर्फ 30,000 लोगों के आने की उम्मीद थी, पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरा भारत दिल्ली में उमड़ आया है। लोगों की भीड़ की तरफ नजर घुमाते मुस्कुराते हुए उस दौर के महानायक नेहरू ने लॉर्ड माउंटबैटन को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक तरह से नेहरू कह रहे थे कि ईस्ट इंडिया का झंडा नीचे उतारकर भारत के तिरंगे को फहराने का वक्त आ चुका है। लॉर्ड माउंटबैटन ने तिरंगा लहराया। न सिर्फ 3 रंगों का ये तिरंगा लहरा रहा था, बल्कि आसमान ने भी इंद्रधनुष के जरिए भारत की आजादी में रंग भरना शुरू कर दिया था। आजादी का ये जश्न दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा था, लेकिन दिल्ली से महात्मा गांधी दूर थे।
बंटवारे से बढ़ते दंगों को दबाने के लिए वो उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद थे। गांधी जी के साथ अंग्रेजों को ललकारने वाले नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके थे। पर नेहरू ही क्यों? ये सवाल सबकी आंखों में था, पर जवाब महात्मा गांधी के पास था। फरवरी 1947 को जब अंग्रेजी सरकार ने यह तय किया था कि भारत का शासन अब भारतीयों को सौंप दिया जाएगा, तब कांग्रेस के लीडर चाहते थे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। पर 1929 में महात्मा गांधी ने कह दिया था, नेहरू एक चरमपंथी है जो समय से कहीं आगे की सोचते हैं। वो विनम्र और व्यावहारिक है। उनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं कि चीजें टूट जाएं। वो शुद्ध है, सत्यनिष्ठ है, उन पर संदेह नहीं किया जा सकता। वो ऐसे योद्धा हैं जो भय और निंदा से परे हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है, इसलिए नेहरू अगले नायक हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों तक जब यह खबर पहुंची, उन्होंने कहा, गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने सबसे विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया। कांग्रेस लीडर्स के बीच जब महात्मा गांधी से राय मांगी गई तो उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए जवाहरलाल को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं। अब भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने वाले महात्मा गांधी ने यह फैसला लिया था तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। इस मुद्दे पर जेबी कृपलानी ने भी कहा था, परंपरा के मुताबिक सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कांग्रेस लीडर के तौर पर बार बार सामने आया, पर महात्मा गांधी ने जवाहरलाल को चुना। महात्मा गांधी ने बाद में अपने प्रेस इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जवाहर प्रधानमंत्री बनने के बजाय दूसरे नंबर पर आकर देश की सेवा करने को कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सरदार पटेल से ज्यादा अच्छी समझ रखते हैं। गांधी जी के इस प्रेस स्टेटमेंट का जिक्र फेमस जर्नलिस्ट दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर में किया है। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच ही विवाद बढ़ता जा रहा था। महात्मा गांधी ने कहा, नेहरू के धैर्य की झलक हम भारत की आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर के तौर पर लड़ते समय उनके अंदर देख चुके हैं। वो कई बार जेल गए लेकिन अपना धैर्य नहीं खोया। भारत की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए नेहरू कुल 9 बार जेल जा चुके हैं। सबसे पहली बार नेहरू 1922 में जेल गए थे और आखिरी बार सन 1945 में रिहा हुए। लेकिन नेहरू जी की 1930 से लेकर 1931 की जेल यात्रा इतिहास के पन्नों पर बहुत गहराई से दर्ज हो चुकी है। 1930 में नेहरू किसान नेता बनकर उभरे। नेहरू ने सामने आकर किसानों से कहा, भारत के किसानों, अंग्रेजों को टैक्स मत दो। ऐसी ही अपील के दौरान ब्रिटिश सरकार के कुछ ऑफिसर्स ने नेहरू को 19 अक्टूबर 1930 को गिरफ्तार कर लिया। इसी कैद के दौरान नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा, जो उस समय मैसूर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और मात्र 10 साल की थी, उन्हें वो मशहूर चिट्ठियां लिखनी शुरू की जो बाद में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब बनकर पूरी दुनिया के सामने मशहूर हुई। 30 अलग अलग चिट्ठियों में नेहरू ने दुनिया के इतिहास और संस्कृति से इंदिरा गांधी को परिचित करवाया और उस छोटी उम्र में भी इंदिरा उन लेटर्स को पढ़कर बड़ी गहराई से उनका मतलब समझने की कोशिश करती रही। कई साल बाद जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन लेटर्स का जिक्र करते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा, मेरे पिता देश के साथ साथ पूरी दुनिया में भी रुचि रखते थे। वो एक सेंसिटिव और पॉलिटिकल पर्सनालिटी थे। पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक राइटर होना उनकी खासियत थी। भारत की आज़ादी, पार्टीशन, नेहरू जैसे लीडर्स की फ्रीडम फाइट से वाकिफ फेमस कवि फैज अहमद फैज ने आज़ाद भारत की सुबह को कुछ इस अंदाज में बयां किया, ये मेला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह, जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। 15 अगस्त 1947।
जहां भारत में जश्न मनाने का दिन था, वहीं दूसरी ओर इसका एक और पहलू भयंकर बंटवारे के रूप में सामने आया था। 4,30,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से रेफ्यूजी की तरह भारत आए थे। उनका पेट भरने, उनकी जिंदगी को सही पटरी पर लाने की चुनौती अब नेहरू के सामने थी। सदियों से एक साथ वक्त का सफर तय कर रही जमीन को 2 मुल्कों में बांटना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन इसके लिए क्या कई सालों से चली आ रही परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, या फिर ये नेहरू, गांधी और ऐसे ही दूसरे कांग्रेसी लीडर्स की गलती थी? आजादी की सुबह आजाद भारत के गुमान के साथ बंटवारे का दर्द भी लाई थी। नेहरू की आंखों में भी उसी दर्द के आंसू थे। 6 लाख मुस्लिम भारत से पाकिस्तान रेफ्यूजी बनकर चले गए थे। आनंद भवन में बैठे आजादी की दूसरी सुबह भारत के भविष्य की चिंता में लगे हुए नेहरू की आंखों में आंसू इंदिरा देख सकती थी। देश आजाद हुआ, पर देश बट भी गया। बंटवारे की इस लड़ाई में 1 लाख लोग मारे गए। जो रिफ्यूजी पाकिस्तान छोड़ भारत आए, न उनके पास सर छिपाने को छत है, न ही खाने को भोजन। अब भारत के लिए चुनौती का एक नया मंजर सामने आ चुका है। इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की राजनीति को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन लोगों की मौत का दर्द मैं महसूस कर रहा हूं। खून सी सनी भूमि के वो नजारे मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। 1947 में बंटवारे का ये दर्द हर एक भारतीय महसूस कर सकता था। लेकिन क्या थी बंटवारे के पीछे की सच्चाई? डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की तरफ चलें उससे पहले इंटरनेट में फैल रही एक अफवाह पर नजर डालकर उसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। 1947 की इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड कर वक्त के पहिए को तेजी से घुमाते हुए हम पहुंच गए हैं सन 2019-2020 के आसपास। इंटरनेट की इस अनोखी दुनिया में पंडित नेहरू और बंटवारे को लेकर एक खबर आग की तरह फैली, जिसमें कहा गया भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन की पत्नी एरवीना माउंटबैटन जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना लंदन के हैरिस कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, और यहीं पर इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल जैसे किस्से शुरू हो चुके थे। बाद में जब अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी पर फैसले लेने शुरू किए, तब एडवीना माउंटबैटन ने अपने पति लुईस माउंटबैटन से कहा, भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट देना ही सही होगा। इससे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हमें इन दोनों नेताओं को लेकर किसी विवाद का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। लॉर्ड माउंटबैटन ने अपनी पत्नी की बात मान ली। इस फैसले पर थोड़ा सोचने के बाद वो पार्टीशन के लिए राजी हो गए, जिसके बारे में नेहरू और जिन्ना पहले से ही चाहत रखते थे। ये तो थी वो खबर जो इंटरनेट पर नेहरू और जिन्ना को लेकर लगातार वायरल हो रही थी। अब इस खबर के अनुसार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इन 3 लोगों की मनमर्जी के कारण हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना को अगर किनारे रख दिया जाए तो इंटरनेट पर जवाहरलाल नेहरू और एडवीना को लेकर भी ऐसी खबरें बहुत वायरल होती हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत की आज़ादी को लेकर सैकड़ों मील नंगे पैर चलने वाले महात्मा गांधी इस बात से अनजान थे? क्या उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया? या फिर यह भी हो सकता है कि ये खबर एक अफवाह हो? तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई को खंगालने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। वहीं जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। एडवीना माउंटबैटन की बात की जाए तो इनका जन्म 28 नवंबर 1901 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अब ये बर्थ डेट्स बताती हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एडवीना माउंटबैटन से 25 साल बड़े थे, और 1892 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लंदन के हैरिस कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की। उस वक्त एडवीना ना तो पैदा हुई थी और जवाहरलाल नेहरू मात्र 3 साल के थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और एडवीना के एक साथ पढ़ने की बात तो ऐसे ही खारिज हो जाती है।
चलिए अब जवाहरलाल नेहरू और एडवीना की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू अक्टूबर 1907 को कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए गए और उनकी ग्रेजुएशन 1910 में पूरी हुई। एडवीना की लाइफ हिस्ट्री देखी जाए तो एडवीना ने बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन वो पढ़ाई के लिए कभी कॉलेज नहीं गई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये खबर एक कोरी अफवाह है। अब पार्टीशन की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की तरफ नजर घुमाते हैं। 18 जुलाई 1947 ब्रिटेन किंग जॉर्ज VI ने लॉर्ड माउंटबैटन और दूसरे ब्रिटिश हाई कमांड ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की। I think partition is a good solution for this crisis. हिंदू और मुस्लिमों के बीच चल रहे इस विवाद को खत्म करने का एक तरीका पार्टीशन भी हो सकता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ हम पार्टीशन को भी मंजूरी देते हैं, लेकिन इसके लिए हिंदू और मुस्लिम नेताओं की राय भी जरूरी है। लॉर्ड माउंटबैटन ने किंग जॉर्ज से कहा, 3 जून 1947 को हम पार्टीशन की प्लानिंग को लेकर एक रेडियो अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। 3 जून 1947 को पूरे भारत में रेडियो अनाउंसमेंट की गई थी। रेडियो में लॉर्ड माउंटबैटन की बात कुछ इस तरह से गूंजी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजन के अनुसार भारत की पावर अब भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी, लेकिन मैं भारतीयों को इस रेडियो के जरिए पर्सनल मैसेज देना चाहता हूं। करोड़ों की आबादी भारत में एक साथ रहती है, जहां 2 धर्म के लोग सबसे ज्यादा भारी हैं। मुस्लिम लीग पार्टीशन की डिमांड कर रही है। हालांकि मैं पार्टीशन के खिलाफ हूं, पर पंजाबी और बंगाली प्रोविंस में भी पार्टीशन के मुद्दे बार बार उठ रहे हैं। सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस लीडर, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का फैसला लिया है। 1947 जून में चल रहे पार्टीशन की इस प्लानिंग को लॉर्ड माउंटबैटन प्लानिंग कहा जाता है, लेकिन भारत के 2 महान लीडर्स महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान इसके खिलाफ थे। इस मुद्दे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, इस भारत में ऐसा कोई नहीं जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा चाहता हो, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक बंटवारा कई बंटवारों से ज्यादा बेहतर है। हमें परिस्थिति को समझना होगा, हम भावनाओं में नहीं बह सकते। लेकिन गांधी जी ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की। इससे भी पहले 1 अप्रैल 1947 को वो माउंटबैटन के पास भी गए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं कर सकते। भारत हमारी कर्म भूमि है, इसे बांटना किसी के हित में नहीं होगा। पर जिन्ना इसके लिए नहीं मान रहे। जिन्ना को उनका मुस्लिम राज्य अलग चाहिए, ये मुस्लिमों की मांग है। महात्मा गांधी ने स्थिति को समझते हुए मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्योता भी दिया। वो किसी भी मूल्य पर इस पार्टीशन को रोकना चाहते थे। We have given this offer to जिन्ना। हम पहले भी जिन्ना को ये ऑफर दे चुके हैं, पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। अप्रैल 1947 में एक बार फिर जिन्ना के पास ये ऑफर भेजा गया, पर उन्होंने दोबारा इसे ठुकरा दिया। उनकी मांग पार्टीशन पर टिकी हुई थी। जिन्ना ने इस ऑफर को लेकर कहा, आजाद भारत को लेकर महात्मा गांधी जैसा सोचते हैं वो हमसे पूरी तरह से अलग है। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग राज्य की चाहत रखती है और यह गलत नहीं है। हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए। लॉर्ड माउंटबैटन ने महात्मा गांधी से अपनी मीटिंग के दौरान कहा, जब मैं भारत का वायसराय बनकर आया था, तब यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने भी भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन को अवॉइड करने के बारे में मुझसे कहा था। उन्होंने कहा था, जितनी कोशिश हो सके पार्टीशन को रोकने की कोशिश हमें करनी है। लेकिन नेहरू ने महात्मा गांधी से कहा, मैं भी मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुक रखता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पार्टीशन के हक में हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच 1920 से ही धर्म को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, जो अब दंगों में बदल चुका है। इन दंगों को दबाना अब किसी के बस में नहीं है, तो ऐसे में पार्टीशन जरूरी हो गया है। यहाँ पर साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पार्टीशन के हक में थे। खिलाफ थे तो सिर्फ महात्मा गांधी। लेकिन इतिहास की जड़ खंगालें तो मुस्लिम्स ने भारत पर सदियों से राज किया। अंग्रेजों को आए सिर्फ
200 साल का वक्त बीता था। सवाल ये उठता है कि इन अंग्रेजों के आने से हिंदू और मुस्लिम मिलकर साथ रहते थे, फिर अचानक हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के इतने खिलाफ कैसे हो गए? दरअसल अंग्रेजों ने शुरू से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। अपने इस रूल के चलते न सिर्फ वो अलग अलग हिंदू राष्ट्र को आपस में लड़ा रहे थे, बल्कि हिंदू और मुस्लिमों के मन में भी डर की भावना पैदा कर रहे थे। जिन्ना और उनके मुस्लिम साथियों को लगता था कि धीरे धीरे हिंदू मुस्लिमों पर भारी होंगे। वहीं महात्मा गांधी और दूसरे हिंदुओं को लगता था कि मुस्लिम हिंदुओं पर भारी होंगे। पर आखिरकार अंग्रेजों ने जो बीज बोया था उसका असर भारत में दिखाई देने लगा। विवाद और दंगे धर्म के नाम पर इतने बढ़ गए कि बाद में चाहकर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी भी इस पार्टीशन को रोक नहीं पाए। ये थी पार्टीशन की असली कहानी। इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के हक में थे, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि दंगों को संभालना मुश्किल हो चुका था। धर्म के नाम पर बढ़ रहे विवाद को दबाना नामुमकिन था। इसका अर्थ है कि उस समय की परिस्थिति पार्टीशन के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसके लिए सीधे तौर पर महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स पर पूरा इल्जाम थोपना भी गलत है। पर वो क्या परिस्थिति थी जो नेहरू की सोच को महात्मा गांधी से अलग करती थी, ये जानना जरूरी है। साथ ही ये बात भी सच है कि मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू के बीच चल रहे विवाद ने पार्टीशन के फैसले को और ज्यादा मजबूत बना दिया। जवाहरलाल नेहरू की तरह 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना भी भारतीय पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम थे। ये मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। पहले तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच खटास ने जगह ले ली। क्यों, ये जानना भी बेहद जरूरी है। फेमस जर्नलिस्ट निशिद हजारी ने अपनी किताब मिडनाइट्स फ्यूरीज द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन में लिखा है, अपनी उम्र के 70 वर्ष की दहलीज पर कदम रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही दुबले पतले और कमजोर दिखते थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू उनके मुकाबले काफी तेज नजर आते थे। एक दिन में 2 पैकेट सिगरेट खत्म करने वाले जिन्ना अक्सर बहुत तेजी से हांफने भी लगते थे। भारतीयों की नजर में मोहम्मद अली जिन्ना उस दौरान पॉलिटिक्स का एक खास चेहरा जरूर था, पर नेहरू के मुकाबले वो हमेशा कमजोर रहा। सरोजनी नायडू भी जिन्ना के व्यक्तित्व से कुछ खास प्रभावित नहीं थी, जबकि वो जिन्ना की एक बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी हैं। सरोजनी नायडू ने कहा था, जिन्ना का व्यक्तित्व तो बहुत ठंडा था, इतना ठंडा कि बात करने वालों को कभी कभी गर्म कपड़ों की भी जरूरत पड़ जाती। नेहरू और जिन्ना ने एक साथ 30 साल तक अपना राजनीतिक सफर साझा किया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इनके विचारों के मतभेद बढ़ते गए। एक बार मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू की चर्चा निकलने पर कहा था, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो नेहरू और मुझे एक साथ जोड़ सके। हमारी सोच, हमारे खाने पीने का तरीका, हमारा पहनावा, सब कुछ अलग अलग है। बाद में ब्रिटिश पत्रिका ने अपने लेख में लिखा कि जब से जिन्ना मुस्लिमों को लेकर एक अलग राज्य की कल्पना करने लगे थे, तब से वो भारतीय और भारतीय नेताओं, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू से किसी भी बात पर सहमत नहीं होते थे। जबकि इसके ठीक विपरीत जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन चारों का एक साथ बैठना, एक साथ बात करना भारत की सही पहचान है। विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे जवाहरलाल नेहरू ने एक बार अपने भाषण के दौरान भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, मैं भारत को अमेरिका की तरह देखना चाहता हूं, जहां धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जहां हर धर्म का एक समान महत्व होता है। धर्म से ऊपर है इंसानियत। कोई भी आधुनिक और विकास की दिशा में बढ़ने वाला देश धर्म पर आधारित नहीं हो सकता। इंदिरा, जो अपने पिता के व्यक्तित्व और उनकी सोच से अच्छी तरह से परिचित थीं, उन्होंने भारत में चल रहे पार्टीशन के फैसलों के दौरान अपने पिता से सवाल पूछा, जब आप धर्मनिरपेक्षता को बल देते हैं, हिंदू और मुस्लिमों का एक होना आपके लिए जरूरी है, फिर आप महात्मा गांधी के विपरीत पार्टीशन पर सहमति क्यों जता रहे हैं? हालांकि नेहरू ने इंदिरा गांधी को खुलकर इसका जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने अपनी डायरी
जो उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी, इंदिरा के हाथों में थमा दी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर कुछ बातें लिखी थी। मुझे मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारे भारत का ही अभिन्न अंग है। लेकिन मुस्लिम लीग के ये नेता रूढ़िवादी हैं। इनकी सोच आज से थोड़ी पुरानी है और इस पुरानी सोच के साथ विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इंदिरा ने ये पढ़ा और शायद वो समझ गईं कि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग के नेताओं से पीछा छुड़ाने के कारण पार्टीशन पर सहमति जता रहे हैं और शायद वो मुस्लिम लीग के नेताओं को भारत के विकास का भी सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को जब जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट का पता चला, उन्होंने भी इस बात का जवाब बहुत कठोरता से दिया। एक बार मोहम्मद अली जिन्ना भाषण के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्हें ये मौका जवाहरलाल नेहरू के इस स्टेटमेंट के जवाब के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगा। उन्होंने पब्लिक मंच पर ही खड़े होकर कहा, भारत के इस उभरते नौजवान लीडर की भारत की स्पिरिचुअलिटी और सेकुलरिज्म के साथ साथ अलग अलग संप्रदाय की एकजुटता की सोच में ही बुनियादी गड़बड़ है। ये जिस सांचे को समाज में तलाश रहे हैं उसे मंजिल की शक्ल देना बहुत मुश्किल है। नेहरू वो पुराने ख्यालात वाले इंसान हैं जो ना तो कोई नई चीज सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही पुरानी सोच की मुखालफत करते हैं। दोनों नेता अपने अपने विचारों के मतभेद को लेकर एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो चुके थे। 1943 के आसपास इन दोनों के बीच बढ़ते वैचारिक मतभेद ने बहुत गंभीर रूप ले लिया, इतना गंभीर कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने परिवार से कहा, जिन्ना को उसका पाकिस्तान देने को मैं मन ही मन तैयार हो चुका हूं। उसका छोटा सा पाकिस्तान हमें उसे ही चलाने देना चाहिए। उन्हें भी समझ आ जाएगा कि वो उस देश को भी सही ढंग से नहीं चला पाएंगे और इसका फायदा भारत को भी होगा। ये छोटा सा मुस्लिम लीग अलग हो जाएगा और वो भारत के विकास की राह पर बाधक नहीं बनेगा। लेकिन अभी तक जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की बात को लोगों के सामने खुलकर स्वीकार नहीं किया था। आजादी से पहले लंदन वार्ता के दौरान दोनों के बीच चल रही दुश्मनी ने एक बड़ा रूप ले लिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना सिख और दूसरे बंगाली नेताओं को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लंदन वार्ता में भारत की तरफ से शामिल हुए सिख नेता बलदेव सिंह के सामने भी जिन्ना ने प्रस्ताव रखा। जिन्ना ने नाटकीय ढंग से बलदेव सिंह के सामने मेज पर पड़ी एक छोटी माचिस की डिबिया को उठाते हुए कहा, अगर भारत से आजाद होने के लिए मुझे इतना बड़ा पाकिस्तान का टुकड़ा भी मिल जाए तो मुझे मंजूर होगा, और अगर आपने सिखों को मुस्लिम लीग के साथ आने के लिए राजी कर दिया तो हमारे पास एक बड़ा और बेहतरीन पाकिस्तान होगा जिसके दरवाजे सीधे दिल्ली पर खुलेंगे। बाद में मशहूर लेखक एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में इस घटना का जिक्र भी किया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट नेहरू, जिन्ना और मुस्लिम हिंदू नेताओं के बीच बढ़ रहे इस विवाद को टालना चाहती थी। इसलिए ब्रिटेन वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने नेहरू से कहा, भारत के हित में है कि आप और जिन्ना अपने बीच के मतभेदों को दूर करने की कोशिश करें और इसके लिए आपको मोहम्मद अली जिन्ना से एक मुलाकात करनी होगी। बट आई मस्ट वार्न यू, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम जिन्ना। वाइसरॉय की बात मानते हुए अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक खत लिखा और इसमें उनसे बॉम्बे में मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी खत लिखकर जवाहरलाल नेहरू को जवाब दिया और उनसे उनके मालाबार हिल में मौजूद बंगले में मुलाकात करने को कहा। जिन्ना ने शाम 6 बजे का वक्त दिया, पर जवाहरलाल नेहरू 5 बजे ही जिन्ना के मालाबार हिल के संगमरमर के सफेद बंगले में पहुंच गए। इन दोनों के बीच कुल 80 मिनट की बातचीत हुई। जवाहरलाल नेहरू अपने विचार सामने रखते उससे पहले ही जिन्ना ने उनसे कहा, देखिए, अगर आप और आपकी कांग्रेस ये सोचती है कि मैं कांग्रेस के अंदर रहकर काम करूंगा तो आप ये गलत सोचते हैं। मुस्लिम लीग अलग है और हमारी मांगे सही हैं। बातचीत लंबी चली लेकिन दोनों किसी भी समझौते पर राजी नहीं हुए। बाद में लॉर्ड वॉवल ने अपनी किताब द वाइसरॉय जनरल में इस घटना का जिक्र भी किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब दोनों नेता आपस में मिल रहे थे, दोनों शांत और ठंडे महसूस हो रहे थे। दोनों की ही आपस में बात करने की कोई इच्छा नहीं थी।
जिन्ना अपने से जूनियर नेहरू के अधिकारों के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। वहीं नेहरू की भी सोच थी कि मुस्लिम लीग भारत से दूर ही रहे तो बेहतर है। वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग भारत की आजादी की मांग में बाधा बनकर ब्रिटिश सरकार के सामने आए। ब्रिटिश सरकार ने जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जारी किया तब उन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को वाइसरॉय बनाकर भारत भेजा। इससे पहले ही लॉर्ड माउंटबैटन जवाहरलाल नेहरू से सिंगापुर में मिल चुके थे। सिंगापुर में अपनी मुलाकात के दौरान माउंटबैटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा, आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैं भारत वाइसरॉय बनकर जा रहा हूं। मैं आपके नजरिए से भारत कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समझना चाहता हूं। नेहरू ने भी लॉर्ड माउंटबैटन को भारत की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में बताते हुए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लॉर्ड माउंटबैटन से कहा, एक राजनीतिक छवि के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को 60 की उम्र पार करने के बाद कामयाबी मिली है। इससे पहले भारत की राजनीति में वो एक खास चेहरा जरूर थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी खास हैसियत नहीं थी। वो सिर्फ एक अच्छे वकील के रूप में जाने जाते थे। लॉर्ड माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू की सिंगापुर मुलाकात का जिक्र मिशन विद माउंटबैटन नाम की बुक में किया गया है, जिसे राइटर कैम्पबेल जॉनसन ने लिखा था। इस बुक में लॉर्ड माउंटबैटन की भारत यात्रा और लास्ट वाइसरॉय के रूप में उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र है। सिंगापुर में इस मुलाकात के बाद जब लॉर्ड माउंटबैटन वाइसरॉय बनकर भारत आए तो उनका झुकाव जिन्ना के बजाय जवाहरलाल नेहरू की तरफ ज्यादा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सोच के बिल्कुल विपरीत वो महात्मा गांधी की सोच के ज्यादा समीप थे, क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन को ब्रिटिश सरकार से एडवाइस मिली थी कि वो जिस हद तक हो सके पार्टीशन को टालने की कोशिश करें। 31 मार्च 1947 से 4 अप्रैल 1947 के बीच लॉर्ड माउंटबैटन के भारत आने के बाद गांधी जी ने माउंटबैटन से कुल मिलाकर 5 बार मुलाकात की। गांधी जी ने माउंटबैटन से कहा, मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग की सरकार गठन करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। बस शर्त ये होगी कि वो भारत और भारत की जनता के हित में रहकर काम करेंगे। वो मुस्लिम और हिंदू दंगों को और बढ़ाएंगे नहीं, और इसमें कांग्रेस भी उनका पूरा साथ देगी। लॉर्ड माउंटबैटन उनकी बातें सुनकर चौंक गए और उन्होंने महात्मा गांधी से पलटकर पूछा, आपको क्या लगता है कि जिन्ना आपकी इस राय के बारे में क्या सोच रखते होंगे? वो आपकी इस पेशकश का क्या जवाब देंगे? अगर आप जिन्ना से मेरा नाम लेंगे तो वो कहेंगे उस धूर्त गांधी ने ये पेशकश की है। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात थी कि लॉर्ड माउंटबैटन ने महात्मा गांधी की इस पेशकश को जिन्ना तक पहुंचाया ही नहीं। शायद वो भी ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्हें भी जिन्ना एक नेता के रूप में पसंद नहीं थे। उन्होंने इस बात की चर्चा जवाहरलाल नेहरू से की। जवाहरलाल नेहरू को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि उनके प्रिय महात्मा गांधी उनके बजाय जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबैटन से कहा, मेरे अनुसार ये पेशकश बिल्कुल सही नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दरअसल गांधी जिन्ना को अच्छी तरह समझ रहे थे। वो जानते थे कि ऐसा प्रस्ताव जिन्ना जल्द स्वीकार कर लेंगे और शायद इससे बंटवारा रुक जाए। पर गांधी की इस पेशकश को लॉर्ड माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक तरह से दबा दिया गया। इस पूरी घटना का जिक्र स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में किया है। ये घटना इस बात को साबित करती है कि जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम लीग को भारत से अलग करना चाहते थे। मुस्लिम लीग को अलग करते करते उन्होंने पाकिस्तान को भी भारत से अलग कर दिया। इसके बाद लाहौर में बंटवारे के बाद रेफ्यूजीज की संख्या बढ़ती गई। उनकी समस्या को देखते हुए एक बार 29 अगस्त 1947 को आजादी के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू एक साथ मिले। समस्याओं पर बातचीत हुई और इस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिन्ना चले गए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देशों में बंट कर रह गए। फिर जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 17 सालों तक काम किया। आजाद होते हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल था, देश को संभालने वाला कौन होगा? देश का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा? दावेदार के रूप में गांधी के 2 विश्वसनीय नेताओं का नाम सामने आया, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेहरू मिजाज से नर्म, क्लासिक, एक ऐसे नेता जिनकी इंटरनेशनल पकड़ बहुत मजबूत थी। सरदार पटेल स्वभाव से गर्म, पर अपने विचारों को लेकर इतने अडिग कि उनके विचारों की गंभीरता आगे भारत के काम आने वाली थी। गांधी अपने दोनों सिपाहियों को अच्छी तरह से जानते थे। सरदार पटेल और नेहरू के बीच की ये लड़ाई या कहें टकराव हिंदुस्तान का सबसे पहला सियासी टकराव था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट पास होने के बाद आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन भारत आ चुके थे। वो 1946 का दौर था। माउंटबैटन ने महात्मा गांधी से एक मीटिंग की। मिस्टर गांधी, आई वॉन्ट कांग्रेस टू हैव इट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। गांधी जी, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मिलकर अंतरिम सरकार का गठन करे। ये तय किया जाए कि कांग्रेस का लीडर कौन होगा, क्योंकि वही आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, देश के शासन की बागडोर संभालेगा, वही आजाद भारत की सरकार बनाएगा, और इसके लिए वोटिंग कराई जाए। 29 अप्रैल 1946 की तारीख तय हुई। इस दिन मीटिंग में तय होना था कि कांग्रेस का अध्यक्ष और भारत का पहला प्रधानमंत्री आगे चलकर कौन बनेगा। महात्मा गांधी ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें उस समय महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान जैसे मजबूत नेता शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी, इन तीनों के नाम कांग्रेस लीडर के तौर पर सामने आ चुके हैं। उन्हें लेकर वर्किंग कमेटी में वोटिंग की जाए। सब अपना अपना निष्पक्ष वोट रखने के हकदार हैं। वोटिंग पूरी हुई। JB कृपलानी ने वोटिंग का रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट देखकर JB कृपलानी बहुत हैरान थे। सरदार पटेल को कमेटी के 12 मेंबर्स ने वोट दिया है। नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिले हैं। कृपलानी यानी कि मेरे हक में भी 2 वोट आए हैं। महात्मा गांधी सोच में पड़ गए। उन्होंने उनके ठीक बाजू में बैठे नेहरू से कहा, नेहरू, वर्किंग कमेटी के किसी भी मेंबर ने तुम्हें अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुना है। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खुलकर कहो। नेहरू रिजल्ट देखकर खामोश थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। महात्मा गांधी समझ गए नेहरू सरदार पटेल के पीछे रहकर नंबर 2 की पोजीशन में देश की बागडोर संभालने को तैयार नहीं होंगे। हकदार तो सरदार पटेल थे। पूरा देश और कांग्रेस के सभी लीडर्स चाहते थे कि सरदार पटेल ही उनके पहले प्रधानमंत्री बने। गांधी जी ने मौके की नजाकत को समझा। वहीं उसी कमेटी में बैठे बैठे एक पेपर निकाला, उसमें कुछ लिखा और उसे चुपचाप सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल ने वो छोटा सा पर्चा पढ़ा और बिना कुछ कहे उसे अपनी जेब में रख लिया। कांग्रेस अध्यक्ष के पद से मैं अपनी दावेदारी वापस लेता हूं। कमेटी में बैठे हर एक सदस्य को ये समझ आ गया कि गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मना कर दिया और उनका मान रखते हुए पटेल ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पटेल और नेहरू दोनों मौन थे। गांधी जी ने घोषणा की, सर्वसहमति से कांग्रेस लीडर चुन लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के लीडर होंगे, वही देश की सरकार का गठन करेंगे, वही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। बाहर बैठे पत्रकारों ने भी गांधी जी के इस फैसले पर सवाल भरी नजर उठाई। पूरा देश आपकी कांग्रेस का हर बड़ा लीडर चाहता था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के लीडर बने, देश के प्रधानमंत्री बने। फिर क्या आपको अपने शिष्य, अपने फॉलोअर सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्षमता पर भरोसा नहीं था, जो आपने पंडित नेहरू को उनके स्थान पर ज्यादा तवज्जो दी? मुझे सरदार की काबिलियत पर पूरा विश्वास था, लेकिन जवाहरलाल दूसरे नंबर पर आकर देश संभालने को तैयार नहीं होते। वो प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते। पत्रकार तो पत्रकार होते हैं। एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछ ही डाला गया। गांधी जी से क्या फर्क पड़ता है कि नेहरू क्या चाहते थे, आप क्या चाहते थे, देश क्या चाहता था? इसके बावजूद भी ऐसा क्यों? सरदार पटेल मेरी बात मान जाएंगे, पर मुझे पता था नेहरू शायद नहीं मानेंगे। और अगर वो नहीं माने और वो कांग्रेस तोड़ देते हैं, अंग्रेजों से जाकर मिल जाते, तो भारत आजादी की राह में जो आगे बढ़ रहा है उसमें बाधा आ सकती थी, क्योंकि नेहरू एक अकेले ऐसे इंग्लिशमैन हैं जो
इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपनी बात अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं। इसलिए मैंने ये बड़ा फैसला लिया। भले ही सरदार पटेल महात्मा गांधी का मान रखते हुए पीछे हट चुके थे, पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के मन में कड़वाहट की शुरुआत इस एक मौके के बाद हो चुकी थी। लेकिन देश आगे बढ़ रहा था, इसलिए ये छोटी छोटी कड़वाहटें मायने नहीं रखती थी। मुद्दे कुछ और भी थे जो लगातार सामने आ रहे थे, और वो पार्टीशन से जुड़े हुए थे। पार्टीशन को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी से कहा, तो एक कमेटी बनाते हैं, वहां पर दोनों देशों को रिप्रेजेंट करने वाले नेताओं के जरिए ये तय किया जाएगा कि भारत के हिस्से में क्या आएगा और पाकिस्तान के हिस्से में क्या। अब जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो नेगोशिएशंस में माहिर हो, जो अपनी बात कठोरता के साथ इस कमेटी के सामने रखे और भारत की अखंडता को पाकिस्तान के सामने टूटने ना दे। महात्मा गांधी जानते थे इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए। पाकिस्तान और भारत के पार्टीशन को लेकर ये मीटिंग 3 माह तक चली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का पक्ष सामने रखा। पाकिस्तान की जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, इसलिए हर चीज का सिर्फ और सिर्फ 20% पाकिस्तान को मिलेगा, 80% भारत के पास ही रहेगा। इस मीटिंग में पटेल ने जिन्ना से बहस करते हुए हर चीज को संभालते हुए 565 रियासतों को भारत के नाम कर लिया। इधर पार्टीशन के मुद्दे भारत की आजादी से पहले ही शुरू हो चुके थे, जो भारत की आजादी के बाद तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा बना रहा। 1948 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन के मुद्दे पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बढ़ रहे विवादों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इधर 15 अगस्त 1947 का दिन नजदीक आ रहा था। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस लीडर बन चुके थे, उन्होंने अपनी सरकार में शामिल होने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक औपचारिक पत्र लिखा। हमारी 30 साल की मित्रता और हमारी अखंडता को ध्यान में रखते हुए ऐसी किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको पत्र लिख रहा हूं ताकि आप मेरी सरकार में शामिल हों और हम मिलकर देश को आगे बढ़ा सकें। सरदार पटेल ने भी नेहरू को जवाब में एक खत लिखा। नेहरू जी, ऐसे किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मेरी सेवा देश और तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। मैं अपने देश के और देश की सरकार यानी कि तुम्हारे साथ हमेशा वफादार रहूंगा। भारत आजाद हुआ। नेहरू और पटेल दोनों के कंधों पर भारत के विकास का बोझ था। दोनों इसे लेकर एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहां से इन दोनों के बीच विवाद की कड़ी भी शुरू हो जाती है। आजाद हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, साथ ही इन्हें विदेश मंत्री का पद भी मिला। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय का भार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाल लिया। आजाद भारत के साथ बहुत सारी चुनौतियां सामने आ चुकी थीं। देश हिंदू और मुस्लिम हिंसा की आग में लगातार जल रहा था। शरणार्थियों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही थी। उनके रहने और उनके विकास की राह में लिए जाने वाले फैसलों पर नेहरू और सरदार पटेल एक मत नहीं थे। राजस्थान के अजमेर में दंगे बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अजमेर का दंगा लाहौर का रूप न ले ले, इसलिए दोनों नेता अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक अधिकारी को मौके का जायजा लेने के लिए अजमेर भेज दिया। सरदार पटेल को ऐसा लगा कि नेहरू उनके कार्य में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नेहरू को पत्र लिखा। प्रिय नेहरू, मैंने आपको अजमेर की स्थिति से पहले ही अवगत करा दिया था, फिर भी अपने अधिकारी को भेजने का क्या अर्थ है? क्या आपको मेरी बातों पर, मेरे लिए गए निर्णय पर भरोसा नहीं है? नेहरू ने जवाब में फिर एक खत लिखा। प्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप पर अविश्वास का प्रश्न नहीं उठता, पर जो भी हो रहा है मेरे आदेश से हो रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे जो सही लग रहा है मैं अपने फर्ज के लिए वो कर रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा गृह मंत्रालय इसमें रुकावट क्यों डाल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच लिखे गए खत इस बात का सबूत हैं कि इन दोनों के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया था कि खत लिखकर इन दोनों ने इस्तीफे की बात भी कह दी। इस्तीफे की बात पहले पंडित नेहरू ने कही और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर हम दोनों के बीच एक मत नहीं है तो इस्तीफा आप क्यों देंगे, इस्तीफा मैं दे दूंगा।
एक तरफ दंगों का बढ़ता शोर था तो दूसरी तरफ भारत की सियासत के अंदर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच माहौल बिगड़ता जा रहा था। बर्दाश्त की हद से बात अब बाहर हो चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने इस्तीफे को देने का निर्णय वापस ले लिया। भारत के बीच बड़े आंतरिक दंगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। वहीं आजादी के थोड़े ही दिनों बाद पाकिस्तान और भारत कश्मीर को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। कश्मीर के मुद्दे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मजबूर किया और उन्होंने अपना इस्तीफा देने का फैसला वापस ले लिया। लेकिन इस मुद्दे में भी दोनों एक मत नहीं थे। दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग था। पाकिस्तान को लेकर बढ़ते विवादी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नेहरू ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, 9 साल पहले ही यूनाइटेड नेशन कमीशन में यह तय था कि कश्मीर को लेकर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा सकती। वो सैनिकों को वहां से हटाएंगे। हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी मुद्दे पर एक भाषण के दौरान कहा, हम तो कहते हैं कि आज भी शांति से काम करो, लोक मत लेकर चलो, लेकिन हमारे सिपाही लगातार मर रहे हैं, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, वहां हिंदू और सिखों को तबाह किया जा रहा है। तो ऐसे में लोकमत का क्या मतलब होगा? फिर अगर फैसला बंदूक से लेना है तो बंदूक से ही लेंगे, और क्या करेंगे? दूसरी तरह से नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, इसमें और क्या किया जा सकता है? एक ही मुद्दे पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल की सोच, उनके विचार बहुत अलग थे और विचारों के बीच मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा था। सरदार पटेल ने नेहरू को मना किया कि वो कश्मीर में जनपद संग्रह की बात न करें, लेकिन नेहरू ने सरदार पटेल की बात नहीं मानी और उन्होंने रेडियो के जरिए कश्मीर में जनपद संग्रह लेने की घोषणा कर दी। इन दोनों के बीच विवाद अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और इसके लिए महात्मा गांधी के पास भी गए। जिस दिन पटेल महात्मा गांधी से मिले वो 30 जनवरी 1947 की सुबह थी। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और फिर वो वापस चले गए। ये गांधी और पटेल जी की आखिरी मुलाकात थी। वापस आने के कुछ देर बाद ही सरदार पटेल को सूचना मिली कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। उनके गुरु महात्मा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक ऐसा पल था जब महात्मा गांधी के शोक में पूरा भारत डूब चुका था। महात्मा गांधी के चले जाने के बाद लॉर्ड माउंटबैटन सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के पास आए। महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा थी कि आजाद भारत का कार्यभार उनके 2 शिष्य सरदार पटेल और नेहरू संभाले। वो दोनों को इसके काबिल समझते थे। आप दोनों ही उनके उत्तराधिकारी हैं, जो उनकी रणनीतियों पर भारत की बागडोर संभालकर भारत को आगे ले जा सकते हैं। महात्मा गांधी के चले जाने के बाद और उनके विचारों से अवगत होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने इस्तीफे का निर्णय पूरी तरह से वापस ले लिया। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि वो नेहरू के साथ आपसी समझौते जारी रखते हुए देश की बागडोर संभालकर दोनों मिलकर देश को आगे ले जाएं। इसके लिए उन दोनों के बीच पनप रहे विवाद, टकराव और मनमुटाव का दूर होना बहुत जरूरी था। वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि अब वो नेहरू से मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर करके रहेंगे, क्योंकि ये देश के हित में भी है। सरदार पटेल ने नेहरू के नाम एक आखिरी पैगाम दिया। 2 अक्टूबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राजकीय कार्य से इंदौर पहुंचे और वहां पर उन्होंने भाषण में कहा, अफसोस की बात है, लेकिन अब महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं रहे। नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने बहुत सोच समझकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसकी घोषणा भी उन्होंने खुद की थी। अब भारत में बापू के सिपाहियों का यह कर्तव्य है कि वो उनके निर्देशों का निष्पक्ष होकर पालन करें। मैं बापू का वफादार सिपाही हूं, इसलिए हमेशा नेहरू के साथ ही रहूंगा। इंदौर की जनसभा के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज क्या गूंजी, दिल्ली में बैठे नेहरू के मन से भी कड़वाहट कम हो गई। पर सुधरते रिश्ते का ये सिलसिला ज्यादा वक्त तक नहीं चला और नियति को कुछ और ही मंजूर था। सरदार पटेल की सेहत लगातार खराब हो रही थी। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई के बिरला हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
लौह पुरुष पटेल का शरीर भले ही दुनिया छोड़ चुका था, लेकिन उनकी आत्मा आज भी भारत में बसती है। सरदार पटेल के जाने के गम में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्रेम करता है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल बन पाता है। सरदार पटेल के आखिरी भाषण ने नेहरू के मन से भी मनमुटाव को दूर कर दिया था। भले ही ये दोनों नेता वैचारिक मतभेद रखते थे, लेकिन महात्मा गांधी के सिपाही होने के नाते दोनों ने एक दूसरे से द्वेष नहीं रखा और देश की बागडोर संभालने में दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलामी की जंजीरों से भारत 200 साल तक बंधा रहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोग गुलामी की आखिरी जंजीर को तोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही इस जंजीर को तोड़ा। इससे पहले उन जंजीरों पर लोहा मार मार कर उन्हें कमजोर करने का काम भारत के बहुत से फ्रीडम फाइटर्स कर चुके थे, जिसमें एक नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच, उनके विचार महात्मा गांधी और उनके अनुयायी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बहुत अलग थे। आजाद भारत की सुबह के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में कहा, भारत गुलामी की इन जंजीरों से आजाद हो चुका है। आजाद भारत विकास की राह पर दौड़ रहा है। अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो भारत को इन जंजीरों में वापस लपेट सके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बड़े अच्छे थे। उन्होंने ICS का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था, जो आज IAS एग्जाम की तरह जाना जाता है, और वो इंग्लैंड में अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन उस दौर में भारत में महात्मा गांधी का नाम लगातार उभर कर सामने आ रहा था, एक ऐसे नेता के रूप में जो भारत की आजादी के लिए बिना डरे अपनी यात्रा पर निकल चुके थे। उनसे ही प्रेरणा लेकर 30 अप्रैल 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जमे जमाए करियर को छोड़कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने भारत वापस आ गए। यहाँ आकर वो मोहनदास करमचंद गांधी जी से मिले। महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वागत किया। महात्मा गांधी ने कहा, सुभाष, तुम बंगाल में चित्तरंजन दास का साथ दो। नेताजी निकल पड़े आजादी की लड़ाई में। 1924 में चित्तरंजन दास कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बनते हैं और वहीं सुभाष चंद्र बोस उस कॉर्पोरेशन के CEO बन जाते हैं। यहीं पर ये लगातार ब्रिटिश के खिलाफ अपना मूवमेंट जारी रख रहे थे और इसलिए उन्हें जेल भी भेज दिया गया। 1927 में जेल से वापस आने के बाद वो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए। ये भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। इस वक्त तक कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दो ऐसे युवा नेता की तरह उभर कर सामने आ रहे थे जो खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रखते थे। अभी तक सब कुछ सही था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी थे। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे सुभाष चंद्र बोस और यहीं से विचारों में मतभेद शुरू हुआ। हमें ब्रिटेन को ये खुले तौर पर कह देना चाहिए कि वो भारत को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। अगर वो नहीं गए तो हम उनके खिलाफ आजादी की मुहिम छेड़ेंगे, भले ही हमें उनसे लड़ना पड़े। आजादी की चाह हमें भी है सुभाष, लेकिन आजादी अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हासिल की जा सकती है। इसके लिए हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं गांधी जी से सहमत हूं। आजादी की यह लड़ाई अहिंसा के साथ लड़ना ही सही मार्ग है। 1939 तक सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद ज्यादा बढ़ने लगे थे। भारत की आजादी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज, सबको लेकर इनकी सोच थोड़ी अलग अलग थी। मेरे विचार में अब कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बजाय किसी और को बनाया जाना चाहिए। बोस प्रेसिडेंट के पद के लिए बिल्कुल सही हैं। मेरे विचार में उन्हें ही रहने दिया जाना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर बोस के विचारों से सहमत थे और उन्होंने बोस को ही कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनी रहने के लिए महात्मा गांधी को एक खत भी लिखा था।
दोबारा से कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव करवाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का प्रतिनिधित्व करने वाले पट्टाभी सीतारमैया को करीब 200 वोटों से हरा दिया। अब बोस वापस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन महात्मा गांधी और उनके अनुयायी जैसे जवाहरलाल नेहरू को ये बात शायद पसंद नहीं आई। उस समय कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही नामी मेंबर जीवी पंत ने आकर सुभाष चंद्र बोस से कहा, नेताजी, अब आप जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर चुनने वाले हैं, मेरा मानना है कि आपको उसे महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार चुनना चाहिए। यही सही होगा। आगे कांग्रेस पार्टी में दो अलग अलग गुट, दो अलग अलग विचारधारा बहुत तेजी से आग की तरह बढ़ती गई। कुछ लोग ऐसे थे जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थे, तो कुछ ऐसे थे जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। सभी कांग्रेस लीडर भारत को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन सोच में बंटवारा हो चुका था। बंटवारे का भय इतना ज्यादा बढ़ गया कि लगने लगा कहीं कांग्रेस पार्टी दो अलग अलग गुटों में ना बंट जाए। पर ऐसा होना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत की आजादी की राह में कांग्रेस पार्टी ही बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आ सकती थी। इसलिए देश के हित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के बहुत बड़े दूसरे लीडर भी महात्मा गांधी के पक्ष में होते चले गए, जैसे राम मनोहर लोहिया, जो कि पहले सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी को एकजुटता की जरूरत है। ऐसे में महात्मा गांधी बड़े नेता हैं और उनके वर्चस्व में रहकर ही काम होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बोस की वर्किंग कमेटी के बहुत से मेंबर जो गांधी जी के पक्ष में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला था और इसका असर भी बहुत बड़ा हो सकता था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू सामने आए और उन्होंने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं है। इस तरह से लोगों का कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना बहुत गलत है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस पार्टी से जबरदस्ती हटा नहीं सकते, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हों या ना हों। लेकिन कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी सुभाष चंद्र के किसी भी विचार से, उनकी सोच से एकमत नहीं थे। वो भी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ही थे। और ऐसे में जब किसी भी वर्किंग कमेटी के मेंबर ने उनका साथ नहीं दिया तो उनके पास कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गांधी जी के सबसे बड़े अनुयायी राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर बने। अब जो दूसरी वर्किंग कमेटी भारत में कांग्रेस पार्टी के रूप में सामने आ रही थी, वो पूरी तरह से महात्मा गांधी के कंट्रोल में थी। महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी, कांग्रेस पार्टी का कोई भी मेंबर खुद से भारत की आजादी के लिए सत्याग्रह नहीं करेगा। पहले इसके लिए कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेनी होगी। मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नेताजी इस फैसले के विरोध में उतर आए। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट पोस्ट से भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया और कांग्रेस के किसी भी पोस्ट में उन्हें आगे 3 साल तक शामिल नहीं होने दिया गया। अपने विचारों को लेकर दृढ़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। वो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। आजादी के लिए हिंसा की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं रहने वालों में से थे। इसलिए ऐसे ही गुटों को एक करके जोड़कर उन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। लेकिन विचारों में इतने बड़े मतभेद के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि उस समय महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे। आजादी की लड़ाई की राह में आगे बढ़ते हुए 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट या कहें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी के बर्लिन में थे। उन्होंने अपने आजाद हिंद रेडियो से पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं क्विट इंडिया मूवमेंट के फेवर में हूँ। ये भारत का नॉन वायलेंट गोरिल्ला वेलफेयर मूवमेंट है। ये भारत का ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐसा ना तो पहले कभी हुआ था और शायद ही कभी आगे होगा। 12 अक्टूबर 1942 को अपने आजाद हिंद रेडियो से नेताजी ने फिर से दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी उस तरह से आजादी की लड़ाई में नहीं लड़ा जैसा मैं और मेरी पार्टी। मैंने महात्मा गांधी का साथ दिया है। भले ही आज कांग्रेस पार्टी 2 अलग अलग गुटों में बैठ चुकी है, पर अब ये गुट खत्म हो चुके हैं। सभी भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस खुलकर ये कहा करते थे कि महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर
भारत को आजादी दिला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस मार्ग पर चलकर हमें आजादी नहीं मिलती है तो मैं अपने तरीके से आजादी की ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। महात्मा गांधी ने नेताजी के बारे में लिखा था, नेताजी बंगाल सरकार के लगाए गए पहरे को चकमा देकर जिस तरह से वहां से निकल गए, उनके साहस की प्रशंसा होनी चाहिए। उसके बाद काबुल पार करके यूरोपियन कंट्री के बाद जापान तक पहुंच गए और वहां पहुंचकर भारत के युवाओं की एक ऐसी फौज बनाई जो अंग्रेजी हुकूमत को टक्कर देने के लिए हर प्रयास खड़ी रहती है। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने आजाद हिंद रेडियो के जरिए फिर से एक बहुत ही फेमस स्पीच दी, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता या कहें फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी को ये टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। हमें इंटरनेट पर बहुत से वायरल वीडियो आज तक मिलते हैं जिसमें गांधी वर्सेस बोस, बोस वर्सेस नेहरू जैसे मुद्दों पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स से इन दोनों बड़े नेताओं के वीडियो एड्रेसेस और खतों की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विचारों से असहमत थे। वैचारिक मतभेद था पर दुश्मनी नहीं थी, ना ही महात्मा गांधी की बोस से और ना ही जवाहरलाल नेहरू की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। अगर भारत के आज़ादी के समय सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो शायद प्रधानमंत्री के दावेदारों की लिस्ट में इनका नाम भी जरूर शामिल होता। रहस्यमय तरीके से प्लेन क्रैश होने के कारण सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। बार बार सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी कई सवाल उठे। ये भी कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री रहे तो 16 साल की अपनी इस प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के परिवार के पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लगाए रखा। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन अभी तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, इसलिए हमारा विदेश के अलग अलग देशों से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। हम अंग्रेजों के जरिए से ही जो जानते थे सिर्फ उतना ही जानते थे। अब जवाहरलाल नेहरू के सामने फॉरेन पॉलिसीज और भारत के एक्सटर्नल रिलेशंस को लेकर बहुत बड़ी चुनौती सामने आ चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू विदेश से पढ़कर भारत वापस आए थे। उनके पास फॉरेन एनवायरनमेंट, विदेश नीति, भारत का विदेश से संबंधों को समझने का तरीका था। और जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे महात्मा गांधी की ये भी एक सोच थी। आनंद भवन में बैठे नेहरू भारत के विदेश संबंध, विदेश पॉलिसीज के बारे में सोच रहे थे। इंदिरा गांधी अपने पिता को विचारों में डूबा देखकर उनके पास आई। वो कुछ पूछती उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इंदिरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के दो गुटों के बीच बंट सी गई है। अमेरिका का ये पूरा खेमा पूंजीवादी नीति का समर्थक है, तो सोवियत संघ समाजवादी नीति को मानने वाला है। हमारा भारत जो अभी अभी आजाद हुआ है, अगर वो इन दोनों में से किसी भी की तरफ जाता है तो हमें उनके विचारों को साथ लेकर चलना होगा। लेकिन मुझे भारत के हित में ये सही नहीं लगता। इसके बजाय गुट निरपेक्ष रहना ही सही होगा, ताकि भारत के संबंध किसी भी खेमे से खराब ना हो। इसलिए मैं भारत में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कर रहा हूँ। हम अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, हमें फॉरेन अफेयर्स की इतनी समझ नहीं है। ऐसे में क्या गुट निरपेक्ष रहना सही होगा? इससे भारत को क्या फायदा होगा? अभी विश्व की तत्कालीन परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं इंदिरा। इस समय भारत और भारत जैसे दूसरे देशों के लिए विकास और शांति ज्यादा जरूरी है, और यह तभी हासिल की जा सकती है जब हम किसी गुट में ना बटकर गुट निरपेक्ष बने रहें। जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि अगर फॉरेन पॉलिसी के तहत हम किसी विदेशी ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते हैं तो भारत ने इतनी मेहनत के बाद जो आजादी हासिल की है वो एक तरीके से कुछ हद तक कम हो जाएगी और हम इन गुटों की बात मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथ ही भारत की गरिमा पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही वो भारत को इकोनॉमी की राह पर आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्ष रहना ही बेहतर समझा, ताकि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता भी बरकरार रह सके। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा बड़ा फैसला लिया। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत रहते हुए वो था पंचशील समझौता, जो 1954 में भारत और चाइना के बीच हुआ।
अपने समझौते से पहले जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा से जाकर मुलाकात की, जो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। भारत का परमाणु विभाग भी उनके ही अंतर्गत था। अगर भारत को 20 साल का वक्त मिल जाए तो हम परमाणु बम बना लेंगे। उसके बाद कोई भी भारत से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कुछ भी करके भारत और चाइना के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हम अभी चाइना से युद्ध करने में सक्षम नहीं हैं। विचार विमर्श करने के बाद नेहरू पंचशील समझौते के लिए चाइना के चाओ एन लाई से मिले। यहीं पर नेहरू ने नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। समझौते में नेहरू और लाई ने 5 अलग अलग मुद्दों पर बातें तय की। भारत और चाइना एक दूसरे की अखंडता पर अडिग रहेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर युद्ध या आक्रमण भी नहीं किया जाएगा, इंटरनेशनल मंच पर एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा, व्यापार को लेकर भी एक दूसरे के फायदे का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्रालय में थे, वो नेहरू के इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि हम चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये डर आगे चलकर सही साबित होने वाला था। और आखिरकार आगे चलकर 1962 में चाइना ने पंचशील समझौता तोड़ दिया और सबसे पहली बार भारत पर अटैक किया। इसे हम साइनो इंडियन वॉर भी कहते हैं। ये 20 अक्टूबर से शुरू होकर 1 दिसंबर 1962 तक चला। इसे ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। उनके पंचशील समझौते के बाद नेहरू भारत समझौते का मान रखते हुए शांत और निश्चिंत थे, लेकिन चाइना पीछे से तैयारी कर रहा था और उसका रिजल्ट 1962 में सबके सामने आ गया। थोड़ा पीछे जाएं तो 1954 में पंचशील समझौता, इस पर हस्ताक्षर करने के बाद नेहरू चाइना की तरफ से निश्चिंत हो चुके थे। नेहरू नॉन अलायन मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहल में लगे हुए थे और इसके लिए 1955 में वो इंडोनेशिया गए। वहां पर इसे लेकर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के जमाल अब्दुल नसीर और युगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो ने हिस्सा लिया। वापस आकर नेहरू ने विदेश मंत्रालय की बैठक में अपने सभी मंत्रियों के सामने ये बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि वो भारत की कैसी विदेशी छवि चाहते हैं। आज विदेश में समाजवाद और पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध चल रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह युद्ध कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का रूप ले चुका है। लेकिन भारत ऐसे किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होगा। हम कोल्ड वॉर जैसी रणनीति का विरोध करेंगे। भारत अपने विकास की ओर ध्यान देगा। दूसरों को नीचा दिखाने, उन पर टिप्पणी करने से भारत को कोई मतलब नहीं होगा। हम अपनी सैन्य सुरक्षा पर ध्यान देंगे, लेकिन दूसरे की सुरक्षा व्यवस्था में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत की समस्या अभी आंतरिक है। हमें पाकिस्तान से जूझना है, हमें गरीबी और बेरोजगारी से जूझना है। शक्ति की राजनीति से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है। विश्व में शक्तिशाली छवि बनाने से पहले हमें अपने अंदर की छवि को सुधारना होगा। हमारा हमेशा शांतिपूर्ण अस्तित्व रहेगा। कभी भारत किसी पर भी पहले से हमला नहीं करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक शांतिप्रिय सभ्य नेता माने जाते थे। उनके कार्यकाल के दौरान ही हिरोशिमा और नागासाकी में 6 से 9 अगस्त 1945 के बीच बम गिराए गए, जिसमें करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई। नेहरू की छवि ऐसी थी कि वो खुलकर अपनी बात सामने रखने से कतराते भी नहीं थे। उन्होंने विदेशी सम्मेलन में ये बात कही थी कि परमाणु बम का उपयोग करना गलत है, किसी भी देश के लिए गलत है। अपनी सुरक्षा के लिए अपने देश में हथियार जमा करना सही है, लेकिन परमाणु बम अनैतिक है, अमानवीय है, इस पर रोक लगानी चाहिए। नेहरू जी ने खुलकर यूनाइटेड स्टेट्स का विरोध किया। इससे यूनाइटेड स्टेट्स भारत से नाराज हो गया और इधर 1962 के आते आते चाइना ने भारत पर अटैक किया और बिना किसी कठोर प्रयास के तिब्बत को चाइना में मिला लिया। भारत की विदेशी नीतियों में काम कर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी रणनीति पर अड़े रहे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट आखिर तक नहीं किया। नेहरू विदेश के अलग अलग देशों में हो रही अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी अपना विचार रखने से पीछे नहीं रहते थे, पर खुलकर विरोध करना भी नेहरू की आदत में शामिल नहीं था। चाहे मिस्र के स्वेज नहर के नेशनलाइजेशन की बात हो या 1956 में सोवियत संघ के द्वारा हंगरी में घुसपैठ की कोशिश हो, इन सभी पर अपना मत जरूर रखते थे, लेकिन औपचारिक आलोचना से उन्होंने भारत को दूर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से
भविष्य में किसी भी तरह का समझौता करना भारत के लिए कठिन हो जाएगा। सिंगापुर प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कहा, अपने देश को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने, देश की संस्कृति और सभ्यता का मान बनाए रखने में, अपने देश को एक अलग पहचान दिलाने में अगर किसी नेता ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बेहतरीन पहचान हासिल की है, स्वतंत्रता से लेकर देश के निर्माण तक की भूमिका किसी ने अगर निभाई है, तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरे विश्व में नेहरू की पहचान मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट के रूप में होती है। उन्हें उनकी पॉलिसीज के लिए जाना जाता है, उन्हें उनकी सभ्य साफ सुथरी इमेज के लिए याद किया जाता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहीं पर नेहरू को लेकर विवाद होते हैं तो वो है उनके अपने ही देश भारत में। ऐसा ही एक विवाद इंटरनेट पर सुर्खियों में है, जहां नेहरू को बहुत सी अलग अलग महिलाओं के साथ जोड़कर सामने दिखाया जाता है। इन खबरों की सच्चाई जानने के लिए हमें वक्त के उस दौर की तरफ करवट बदलनी होगी जहां से नेहरू की जिंदगी में कमला नेहरू का आगमन हुआ। 1916 में नेहरू की शादी कमला कौल से हुई। इनकी शादी के एक साल बाद 1917 में इनकी बेटी इंदिरा का जन्म हुआ, लेकिन 1936 में कमला नेहरू की मौत हो गई। इसके बाद नेहरू को अलग अलग महिलाओं से जोड़कर दिखाया जाता है। इंटरनेट पर बहुत सी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। पहली अद्वीना माउंटबैटन, दूसरी पद्मजा नायडू। इन दोनों के साथ नेहरू का नाम बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। 1946-47 का दौर एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने की तैयारी कर रही थी। उसी समय भारत के लास्ट वाइसरॉय बनकर ब्रिटेन से लुईस माउंटबैटन मार्च 1947 में इंडिया आए। उनके साथ उनकी पत्नी एडवीना माउंटबैटन और 17 साल की बेटी पामला भी थी। ये भारत के लिए एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश सरकार और भारत के कांग्रेसी लीडर्स के बीच लगातार बहुत लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी कि कैसे भारत जो 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा उसे स्वतंत्र बनाया जाए, कौन से अधिकार कैसे दिए जाए, कैसे भारत को आजाद किया जाए। पार्टीशन के मुद्दे पर भी लगातार इसी समय बातचीत होती रहती थी। इसलिए माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू का बहुत ज्यादा मिलना जुलना हुआ करता था। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू उनकी पत्नी एडवीना माउंटबैटन के भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। शायद हम इस दोस्ती को दोस्ती से कहीं ज्यादा एक आत्मीय रिश्ते की तरह भी बयान कर सकते हैं, और इसका सबूत मिलता है माउंटबैटन की बेटी पामला की एक किताब में। पामला माउंटबैटन ने लिखा, एडविना और नेहरू एक सजग और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले रिश्ते में बंधे हुए थे। पामला ने अपनी किताब में उन दोनों के बारे में कहा, मैंने पंडित नेहरू और अपनी माँ के बीच लिखी गई कई चिट्ठियों को पढ़ा है। उन चिट्ठियों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उनके रिश्ते बहुत गहरे थे और मेरी किताब इन्हीं चिट्ठियों पर आधारित है। डॉटर ऑफ एम्पायर, लाइफ एज अ माउंटबैटन पामला की किताब है, जिसमें उन्होंने नेहरू और एडवीना के बारे में लिखा है। इस किताब में पामला कहती हैं कि मेरी माँ और पंडित नेहरू के बीच कभी कोई फिजिकल अफेयर नहीं हुआ, कभी दोनों ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। ये दोनों बस एक दूसरे के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि इनके सोचने का नजरिया बहुत मिलता जुलता था। न्यूज, मीडिया, इंटरनेट, व्हाट्सएप पर इस तरह के फोटोज बहुत ज्यादा वायरल हुए, जिसमें एक तस्वीर में पंडित नेहरू पामला के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और उनके साथ एडवीना माउंटबैटन और थोड़ी दूर पर लुईस माउंटबैटन भी खड़े हैं। इस तस्वीर को लेकर बहुत हल्ला हुआ, लेकिन अगर इस तस्वीर की बात की जाए तो ये 1947 के उस वक्त की तस्वीर है जब भारत में आजादी की पहचान तिरंगा लहराकर लॉर्ड माउंटबैटन वापस लौट रहे थे और पामला जवाहरलाल नेहरू को अलविदा कह रही थी। एडवीना माउंटबैटन ब्रिटिश थी और भारत को स्वतंत्रता का तोहफा देकर अपने पति के साथ वापस जा रही थी। वहीं सरोजनी नायडू, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता सेनानी की तरह आजादी की लड़ाई लड़ने में अपनी जान लगा दी, उनकी बेटी पद्मजा नायडू के साथ भी नेहरू का नाम जोड़ा जाता है। और ये नाम इस हद तक जोड़ा जाता है कि इसे नेहरू और पद्मजा की गहरी प्रेम कहानी का नाम भी दिया गया। ये भी कहा जाता है कि नेहरू उनके इतने करीब थे कि जल्द ही उनसे दूसरी शादी करने वाले थे। इंदिरा गांधी ने अपनी देखरेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलग अलग मुद्दों पर लिखे गए पत्रों को प्रकाशित करवाया, क्योंकि शायद वो अपने पिता की बेहतरीन लेखन क्षमता और उनकी सोच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। इस किताब के वॉल्यूम 13 में पेज नंबर 643
लेकिन ये बात इंदिरा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे मेरे पिता और पद्मजा नायडू के बीच चल रहे ये रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि पद्मजा नायडू हम नेहरू के साथ गणतंत्र दिवस की परेड और लाल किले के समारोह में शामिल हो। ये यहाँ पर क्यों है? अगर आपको इससे आपत्ति है, अगर आप ऐसा नहीं चाहती, तो आप एक काम करें, राजीव गांधी और संजय गांधी को अपने पिता पंडित नेहरू के साथ भेज दें और आप दूसरी कार में पद्मजा के साथ जाएं। मथाई ने अपनी किताब में एक दूसरी घटना का भी जिक्र किया है। एक बार जवाहरलाल नेहरू एडवीना माउंटबैटन को लेकर सरोजनी नायडू के लखनऊ निवास पहुंच गए थे। उस समय सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हुआ करती थी और वो लखनऊ के राजभवन में रहा करती थी। जब पद्मजा ने एडवीना और नेहरू को साथ में देखा तो वो बहुत नाराज हुई और उन्होंने राजभवन के कमरे में खुद को कैद कर लिया। बार बार बुलाने पर भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला, यहाँ तक कि वो एडवीना से मिलने नहीं आई। एडवीना माउंटबैटन के अलावा नेहरू का नाम बहुत ज्यादा पद्मजा नायडू से भी जोड़ा जाता था। ये भी मथाई ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार पद्मजा नायडू ने इंदिरा गांधी को आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी। किताब इस बात का खुलासा भी करती है कि पद्मजा नायडू एडवीना माउंटबैटन से बहुत जलती थी, परेशान रहती थी। लेकिन 1957 में जब एडवीना माउंटबैटन हमेशा के लिए भारत छोड़कर चली गई, तब किताब के अनुसार नेहरू और पद्मजा के रिश्ते वापस सही होने लगे थे। खैर, इन दोनों ने कभी शादी नहीं की। नेहरू के कार्यकाल में ही पद्मजा नायडू 1950 में भारतीय संविधान सभा की सदस्य चुनी गई थी और फिर 1956 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल भी बनाया गया था। 1964 में पंडित नेहरू की मौत के बाद भी पद्मजा नायडू बंगाल की राज्यपाल रही। सिर्फ पद्मजा नायडू और एडवीना माउंटबैटन ही नहीं, बल्कि जैकलिन केनेडी और मृदुला साराभाई का नाम भी नेहरू से जोड़ा जाता है। खैर, देखा जाए तो चाहे नेता हो या साधारण इंसान, हर किसी की अपनी पर्सनल जिंदगी होती है और अपनी पर्सनल जिंदगी में किसका साथ चुनना है और किसका नहीं, ये तय करने का हक उन्हें होता है। लेकिन जब बात किसी पब्लिक फिगर की होती है तो ऐसी बातें बढ़ चढ़कर वायरल हो जाती हैं और शायद ऐसा ही नेहरू जी के साथ भी हुआ है। अब उनके रिश्ते किसके साथ किस हद तक सच्चे थे, किस हद तक झूठ, इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन किताबें जो बयान करती हैं वो कहानी तो कही जा सकती है। किताबी सबूतों के अनुसार एडवीना माउंटबैटन से नेहरू की बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी और पद्मजा नायडू के साथ उनके रिश्ते ज्यादा गहरे थे। – 2022 इंडियन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर की परिस्थिति आज कुछ और होती। कश्मीर का मुद्दा पार्टीशन के वक्त ही सुलझ चुका होता। आज भारत और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ नहीं रहे होते। दरअसल 1947 में पार्टीशन के दौरान ये तय हुआ था कि भारत की 556 से भी ज्यादा अलग अलग छोटी छोटी रियासतों को ये हक दिया गया था कि वो चाहें तो भारत का हिस्सा बने या फिर चाहें तो पाकिस्तान का। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदुस्तान की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू भी इसी कोशिश में लगे थे कि ज्यादा से ज्यादा रियासतें अपनी तरफ मिल सके। भारत में छोटी छोटी रियासतों को अपनी तरफ लाने का पूरा क्रेडिट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। कुछ रियासतें थीं जो अपना एक अलग देश चाहती थीं, जैसे गुजरात का जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। इसी में एक रियासत थी कश्मीर और कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह। कश्मीर को भी भारत से मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल महाराजा हरि सिंह से मिलने कश्मीर गए। कश्मीर में हिंदू लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में कश्मीर के लिए यह उचित होगा कि वो भारत से आकर मिल जाए। महाराजा हरि सिंह, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैंने कश्मीर के लिए कुछ और सोच कर रखा है। हमें पाकिस्तान या भारत किसी से नहीं मिलना। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा गढ़ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। हम इसे स्विट्जरलैंड बनाना चाहते हैं। राजा हरि सिंह नहीं माने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वापस लौटना पड़ा। कुछ दिनों बाद राजा हरि तक सूचना पहुंची कि पाकिस्तान ने कबालियों को कश्मीर पर आक्रमण करने भेजा है। साथ ही कश्मीर के बहुत से मुसलमान भी पाकिस्तानी सिपाहियों से मिल चुके हैं और वो कश्मीर को हथियाना चाहते हैं। ये खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने ऑफिसर वीपी मेनन को हरि सिंह के पास भेजा। भारत सरकार आपके साथ है महाराजा हरि सिंह। अगर आप लेटर ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं
तो इन कबालियों को हम कश्मीर से दूर भगा देंगे। कबालियों के आक्रमण ने स्विट्जरलैंड का ख्वाब हरि सिंह के दिमाग से दूर उड़ा दिया था। महाराज हरि सिंह ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और हिंदुस्तान फौज पहुंच गई कश्मीर। कबालियों को मार भगाया गया और कश्मीर में भी हिंदुस्तान का झंडा लहराने लगा। कश्मीर तो भारत में मिल चुका था, अब शेख अब्दुल्ला के आने की देर थी। शेख अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। भाई देखिए, कश्मीर अलग है, कश्मीर में बहुत से विवाद भी हैं, इसलिए कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। मेरी आपसे यही मांग है। जी, कश्मीर की स्थिति को देखते हुए आपकी बात सही लग रही है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। इस तरह से कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 पास किया और कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात कुछ खटक रही थी। भविष्य को लेकर उन्हें ये सही नहीं लग रहा था। नेहरू जी, मुझे लगता है आज कश्मीर स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है, कल इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करेगा। भविष्य को देखते हुए आर्टिकल 370 में मुझे एक छोटा सा परिवर्तन करने की अनुमति दे दीजिए। नेहरू राजी हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 370 में छोटा सा बदलाव किया। संसद जब भी चाहे राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद धारा 370 को खत्म कर सकती है। कश्मीर अपनी मर्जी से भारत में शामिल हो चुका था, लेकिन आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस घुसपैठिया के अटैक के बाद भारतीय सेना कश्मीर की तरफ रवाना हुई और पाकिस्तानियों को खदेड़ कर धीरे धीरे अपने क्षेत्र को वापस हासिल किया। तभी बीच में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ गए। नेहरू जी ने युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने कहा, भारतीय सेना युद्ध रोक दे, हम कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले जाएंगे, वहां हम शांति से इस मामले पर बातचीत करेंगे। भारत युद्ध नहीं चाहता। जवाहरलाल नेहरू की अचानक हुई घोषणा के बाद भारतीय सेना को वापस लौटना पड़ा और पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए कश्मीर के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हथिया लिया। 1948 में जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस कश्मीर का मुद्दा लेकर चले गए। पंडित जी, अगर पाकिस्तानी समझौते से नहीं मान रहे तो सैन्य बल ही सही होगा। गोलियों का जवाब गोलियों से देने में हमें परहेज नहीं करना चाहिए। सेना को वापस बुलाना गलत था। इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले जाने के बजाय हमें खुद ही सुलझाना चाहिए। ये हमारा आंतरिक मामला है। पंडित नेहरू का ये मूव पटेल को एक भूल लग रही थी। उन्होंने कश्मीर मुद्दे में सरदार पटेल की बात नहीं मानी और भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हुए उनकी बात मानकर कश्मीर में जनमत संग्रह लागू करने की अनुमति दे दी। कश्मीर भारत का ताज है और इसी रास्ते से पाकिस्तान से आतंकवादी घुसपैठ भी हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ता है। अगर उस समय सैन्य बल का प्रयोग कर उस घुसपैठ को दबा दिया जाता, पीओके का मामला सामने नहीं आता, तो आज कश्मीर की स्थिति कुछ और ही होती। प्रधानमंत्री नेहरू जब यूनाइटेड नेशंस कश्मीर मुद्दे को लेकर गए तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया गया। इसमें कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई और एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ। 21 अप्रैल 1948 यूनाइटेड नेशन कमीशन ने अग्रीमेंट के बाद घोषणा की, पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी। जम्मू कश्मीर में पीओके और चीन के कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं। अग्रीमेंट के मुताबिक भारत को तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह लागू करने की जरूरत नहीं है जब तक पाकिस्तान सीज फायर लागू ना कर दे। जब पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा हटाएगा तभी भारत जनपद संग्रह करा सकता है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ने अग्रीमेंट पेपर पर साफ तौर पर लिखा कि कंप्लेंट भारत की तरफ से आई है। 1947 के दौर की तरफ अगर आज नजर उठाएं तो विशेषज्ञों का कहना है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला था। पाकिस्तान ने घुसपैठ कर गलती की थी। ऐसे में यूनाइटेड नेशन के पास कंप्लेंट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर भारतीय फौज को उस वक्त नहीं रोका गया होता तो 2 से 3 दिन में ही पाकिस्तानी घुसपैठियों को फौजी पाकिस्तान भगा देते और उसके बाद कश्मीर पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो सकता था। पीओके का मामला इस तरह से भारत के सामने आता ही नहीं। 1947 की खबरें और अग्रीमेंट का पेपर इस बात का सबूत है कि यूनाइटेड नेशन ने भी साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान सभी घुसपैठियों, कबालियों और पाकिस्तानी मुस्लिमों को वापस बुला लेगी जो कश्मीर में नहीं रहते, जो कश्मीर के नागरिक नहीं है। इसी एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया था कि जनमत संग्रह तभी होगा जब पाकिस्तान इन सभी लोगों को वापस बुला लेगा और शांति कायम करने में भारत की मदद करेगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित रहे उन्होंने 16 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया, लेकिन उनके इतने इंतजार के बाद भी कभी भी पाकिस्तान ने अपने घुसपैठियों को वापस नहीं बुलाया। तब भी जवाहरलाल नेहरू ने कभी कोई कठोर फैसला नहीं लिया। इसके बिल्कुल विपरीत उनकी एक राष्ट्रीय भूल को पकड़कर पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि भारत ने जनमत संग्रह नहीं करवाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से वो शर्त पूरी नहीं कर रहा था जो जनमत संग्रह करवाने के लिए जरूरी थी। अमेरिका की मशहूर राइटर क्रिस्टीन फे ने अपनी किताब पाकिस्तान आर्मी वे ऑफ वॉर फाइटिंग टू द एंड में पाकिस्तान के उन सभी झूठों की पोल खोली है। इस किताब के जरिए ये बात साबित होती है कि कश्मीर न कभी भौगोलिक रूप से पाकिस्तान में शामिल था, न ही धार्मिक रूप से, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने जो एग्रीमेंट पास किया था उसे पाकिस्तान के उस वक्त के नेताओं ने कभी पढ़ा ही नहीं और भारत शांति का झंडा गाड़े बैठा रहा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक कई बार भारत के राष्ट्रीय नेताओं को मारने की कोशिश की गई है और ऐसी ही कोशिश का सामना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी जिंदगी में 4 बार किया है। तरक्की जिंदगी में नाम के साथ साथ डर का साया भी लेकर आती है। 1948 में महात्मा गांधी को कुछ इसी तरह से मार दिया गया था। महात्मा गांधी के बाद भारत में उनके 2 अनुयायी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने कंधों पर भारत के विकास का बोझ लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। 1950 में पार्लियामेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक घोषणा की। नेहरू जी की हत्या करने की कोशिश की जा सकती है। नेहरू की जिंदगी खतरे में है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हम अपने महात्मा गांधी को तो खो चुके हैं। अब उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को खोने का दर्द नहीं सह पाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस डर को उनकी बेटी मनीबेन पटेल ने भी जाहिर किया। मनीबेन पटेल ने कहा कि मेरे पिता को जवाहरलाल नेहरू की हत्या का डर सताता है। वो बताते हैं कि कई बार वो इसी डर से रात को सो भी नहीं पाते। डर अकारण नहीं था। इसके पीछे जुलाई 1948 की एक घटना छिपी थी। जुलाई 1948 में बिहार पुलिस ने बिहार के लखीसराय से 3 आदमियों को बिहार से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर गिरफ्तार किया। उनके पास गन भी थी। देखो, सच सच बता दो, क्या तुम्हारे साथ और कोई भी है? और तुम दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे हो? पुलिस की मार के डर से पकड़े जाने पर अपराधियों ने अपना मुंह खोल दिया। हमारे साथ एक चौथा साथी भी है। ये हमारा गैंग है और हम नेहरू और पटेल की हत्या के इरादे से दिल्ली जा रहे थे। हमारे पास कुछ बम भी है। हमलावरों का चौथा साथी मुंगेर टाउन कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट है। इन सभी ने मिलकर हमले की साजिश रची थी। इनके पास से 2 पिस्तौल, 2 रिवॉल्वर और कुछ राइफल भी बरामद किए गए थे। भारत में ही बने लोकल बारूद भी इनके पास पाए गए थे। 31 जुलाई सन 1948 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में ये खबर छापी भी गई थी। उस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ सभी अखबारों में नेहरू और पटेल की हत्या के लिए गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों की खबर खूब चर्चा में रही। 2 साल बाद पार्लियामेंट में पटेल ने इस बात को सबके सामने उजागर किया और कुछ लोगों का नाम भी लिया। महात्मा गांधी के हत्या के मामले में जो समूह जिम्मेदार था, उनका अगला टारगेट जवाहरलाल है। एलपी भोपाटकर, जो हिंदू महासभा के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, वो नेहरू की हत्या योजना में शामिल हैं और गुप्त एजेंसी से मिली खबर के अनुसार वो बांग्लादेश के आसपास हैं। पार्लियामेंट में सरदार पटेल ने ये बात सबके सामने उजागर क्या की? वो न्यूज इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया में छा गई, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रीडम फाइटर के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुके थे। सन 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर के तौर पर पाकिस्तान प्रीमियर लियाकत अली खान से मिले थे। उस दौरान भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा का भय उनके सामने जाहिर किया था। पटेल ने यह भी कहा था कि जवाहरलाल नेहरू रात दिन मुस्लिमों के हक को भी अपना और भारत का हक समझकर उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन से गांधी जी की हत्या हुई, तब से उन्हें नेहरू की हत्या का भय भी सताता है। 3 अगस्त 1950 को टाइम्स ऑफ इंडिया में सरदार पटेल का एक और स्टेटमेंट छपा। इस स्टेटमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर से कहा था, यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के लोगों का समूह है। एक जो समाजवादी हिंदू राज्य को स्थापित करने में सरकार और कांग्रेस की मदद कर रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर कुछ माओवादियों का समूह भी है जो भारत की एकता और अखंडता के सबसे बड़े दुश्मन है। ये अहिंसा फैलाना चाहते हैं, समाज को बिगाड़ना चाहते हैं। ये कुछ विचित्र बुद्धि के लोग हैं जो दहशत फैलाने में यकीन रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त जब रिपोर्टर से बात की थी, उस रिपोर्टर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात खुलकर सामने रखी और 3 अगस्त 1950 को रिपोर्टर ने स्टेटमेंट दिया, जिसे 3 अगस्त 1950 को वॉशिंगटन पोस्ट में छापा भी गया। फिर 3 साल तक सब कुछ सामान्य रहा। नेहरू अपनी राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहे, लेकिन उसके बाद 1953 में एक ऐसा मामला फिर सामने आया। बॉम्बे पुलिस ने रेलवे ट्रैक के करीब 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास बम था। बॉम्बे पुलिस ने मीडिया के सामने कहा, कल्याण रेलवे ट्रैक के पास हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब नेहरू अमृत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे और उनकी ट्रेन उस जगह से मात्र 10 मिनट की दूरी पर थी। संदिग्ध पाए जाने के कारण दोनों अपराधियों को पुलिस प्रशासन द्वारा मार दिया गया। उनके पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो विस्फोटक की तरह थीं। शायद वो रेलवे ट्रैक के पास में बम लगाने का काम कर रहे थे। ये खबर भी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में बहुत वायरल हुई। जवाहरलाल नेहरू की हत्या की कोशिश एक बहुत बड़ी खबर थी। खैर, उस समय कुछ रिपोर्टर्स ने यह भी कहा कि जो ऑब्जेक्ट या जो चीज वो सीधे सामने की तरफ गिर गए। उसी मंच पर उनके साथ इंदिरा गांधी भी बैठी हुई थीं। ये देखते ही इंदिरा गांधी तेजी से दौड़ते हुए अपने पिता के पास गई। इंदिरा ने देखा कि उनके पिता के शरीर के बाएं हिस्से में पक्षाघात हो गया है। वो खुद को संभालने लायक नहीं थे। इंदिरा उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। वहां से थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद नेहरू उड़ीसा के राजभवन में रहने लगे। तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। वो दोबारा किसी सम्मेलन में शिरकत कर सकें, इतनी बेहतर स्थिति उनकी फिर कभी नहीं हुई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी थी। इंदिरा गांधी ने अपने पिता से कहा, अब आप 17 घंटे काम नहीं करेंगे, 12 घंटे भी नहीं करेंगे, बल्कि दोपहर में आप आराम जरूर करेंगे, तभी आप जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे। 26 जनवरी का समारोह करीब आ रहा है। आपके बिना उस समारोह की रौनक चली जाएगी, इसलिए आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। नेहरू जल्द ही थोड़ा बेहतर हुए और फिर 26 जनवरी के समारोह में उन्होंने हिस्सा भी लिया, लेकिन वहां पर बैठे बैठे ही उन्होंने भाषण दिया। इस समारोह में कम से कम 200 से भी ज्यादा पत्रकारों ने भाग लिया। इस समारोह में मौजूद MG अकबर नेहरू की जीवनी में लिखते हैं, नेहरू देखने में ठीक लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में वो भारीपन नहीं था जो पहले हुआ करता था। अब सबके मन में ये सवाल उठने लगा था कि नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद का अगला दावेदार कौन होगा। और आखिरकार एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल पूछ ही लिया। तब नेहरू ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, मैंने भी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। इसके बाद नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों 3 महीनों के लिए देहरादून चले गए। वहां से वो दोनों 26 मई को वापस दिल्ली लौटे। फिर नेहरू जी ने एक ही दिन में अपनी टेबल पर रखी सारी फाइलें निपटा दी। फिर जवाहरलाल नेहरू सोने चले गए। रात में उनकी नींद बार बार खुल रही थी, इससे वो परेशान हो रहे थे। फिर उनके सेवक नत्थू ने उन्हें नींद की गोली दी। नत्थू ने बताया,
बार बार नींद खुलने से वो परेशान हो रहे थे, तो इसलिए मैं नेहरू जी के पलंग के बगल में ही एक कुर्सी में सो गया। और 27 मई 1964 सुबह के 6 बजे शायद वो मुझसे पहले ही जाग गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं जगाया। और जब मेरी आंख खुली मैंने देखा पंडित जी थोड़े भ्रमित से दिख रहे थे। आंखें आधी खुली थीं, आधी बंद थीं। मैंने तुरंत दौड़ते हुए इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के डॉक्टर बेदी को उनके कमरे में बुलाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर इंदिरा गांधी ने डॉक्टर बेदी के रहने की व्यवस्था भवन में ही करवा दी थी। क्या हुआ आपको? क्या परेशानी हो रही है पंडित जी, बताइए। जवाहरलाल नेहरू सिर्फ उनकी तरफ देख रहे थे। वो कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थे और देखते ही देखते वो बेहोश हो गए। डॉक्टर बेदी क्या हुआ इन्हें? जल्दी ही कुछ कीजिए, क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? डॉक्टर बेदी ने पंडित नेहरू की जांच की। थोड़ा परेशान होने के बाद उन्होंने कहा, पंडित जी के दिल की बड़ी धमनी फट चुकी है। इंदिरा, हमें तुरंत इन्हें रक्त देना होगा। तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम है। डॉक्टर बेदी इंदिरा गांधी का खून निकालते और जब तक वो जवाहरलाल नेहरू पर खून चढ़ा पाते उससे पहले ही जवाहरलाल नेहरू कोमा में जा चुके थे। कोमा में जाने के बाद नेहरू को वापस होश नहीं आया। भाग दौड़ संभालेगा।